आज जो बात करनी है वो ये है कि जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, 1947 में हम आज़ाद हुए, तो हमारी अर्थव्यवस्था बहुत जर्जर स्थिति में थी, बहुत ही जर्जर स्थिति में, और हम कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थे। लेकिन अगर काल के पहिए को पीछे घुमा दिया जाए तो कभी हम जो है वो सोने की चिड़िया, गोल्डन बर्ड भी कहे जाते थे। तो देश की को मतलब जब आज़ादी मिली तो एकदम से हम मतलब जो एकदम से हमारी अर्थव्यवस्था का डाउनफॉल हुआ, ये कारण क्या रहा, इस बात पे अगर आप सोचिए तो एक लाइन में ये बताना चाहता हूँ कि हम कोई भी हैं, हम हो या इस दुनिया में कोई भी आदमी हो, अगर वो अपनी हेरिटेज, जिसको कहते हैं कि पुश्तैनी व्यवस्था, अगर वो नहीं देखेगा, जैसे मान लीजिए मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ और मेरे बाबा अगर कोई मकान बना के गए हैं, मेरे परबाबा कोई मकान बना के गए हैं, मेरे बाबा की कोई ज़मीन है, जायदाद है, तो वो मेरी हैसियत में जोड़ती है, हमारे परिवार की हैसियत में। और अगर उस हैसियत को हम ना देखें तो हमको ज़ीरो से संघर्ष करना पड़ेगा। तो इंडिया का यही हाल हो गया। इंडिया जो है, इंडिया ने ज़ीरो से संघर्ष किया। जब देश आज़ाद हुआ तो किसी का ध्यान नहीं गया कि हमारा एक स्वर्णिम अतीत भी था, हमारा एक स्वर्णिम अतीत भी था, और हम राजा और राजवंशियों के परिवार के, ये किसी का ध्यान नहीं गया। लोगों ने कहा यार जो बच गया है वो वही हमारे लिए सब कुछ है, बाकी तो सब अंग्रेज लूट गए, लूट के ले गए, ब्रिटिश शासनकाल में सब लूट गया। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि 5000 साल का हमारा इतिहास जो है और 5000 साल की जो हमारी संपदा है, क्या वो सब लूटी जा सकती है महज कुछ समय में, 200 सालों में? क्योंकि तो पूरे भारत भर में बिखरी पड़ी थी, हर घर में बिखरी पड़ी थी। क्या कोई वो लूट पाया? नहीं लूट पाया। लेकिन हमारा ध्यान उधर नहीं गया। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हमारे जो सन 1700 के लगभग जो है वो गोलकुंडा रीजन में, जो गोलकुंडा रीजन, गोलकुंडा फोर्ट की बात कर रहा हूँ, कोल्लूर माइंस, तो जहाँ पे कोल्लूर माइंस डायमंड की थी, तो और इसी तरीके से जो कोलार गोल्ड फील्ड्स थी, इसमें ना जाने कितना गोल्ड निकला। और पुराने ज़माने में बैंक्स नहीं हुआ करती थी, आज के 200 साल पहले। तो जो भी राजा हारता था वो अपना खजाना छोड़ के जाता था, वो दबा के जाता था, और जो भी आदमी रत्न खरीदता था अपने पास वो रख लेता था। तो आम पब्लिक के पास भी बहुत सारा सामान था, लेकिन गवर्नमेंट ने कभी कोई उसकी इन्वेंट्री नहीं बनवाई। गवर्नमेंट ने कभी ये प्रयास नहीं किया कि जो हमारे पुराने रजवाड़े जो ख़त्म हुए, तो अगर उनमें से कई लोगों ने अपने खजाने दबा दिए, तो जैसे कि हमारे यहाँ ट्रेजर ट्रोव एक्ट है, वो अंग्रेजों ने बनाया था, ट्रेजर ट्रोव एक्ट, कि अगर इनका पुराना खजाना ढूंढा जाए तो उसके लिए एक एक्ट बना दिया गया था। आज भी ब्रिटिश टाइम का चल रहा है, और जबकि अमेरिका में खजाना खोजने वालों को दिया जाता है वो क्या कहते हैं, पारितोषिक, और हमारे हिंदुस्तान में आज भी अंग्रेजों के ज़माने का चल रहा है। उसी तरीके से जो हमारे रत्न थे, हीरे जवाहरात, वो आम पब्लिक के पास थे। जब देश आज़ाद हुआ तो किसी का ध्यान इस तरफ नहीं गया कि हमें अपने रत्नों को संभाल के रखना चाहिए। तो रत्न वो गवर्नमेंट के पास नहीं थे, रत्न थे वो आम पब्लिक के पास। पहले वो राजे रजवाड़ों के पास थे, उसके बाद वो आम पब्लिक के पास आ गए, क्योंकि राजे रजवाड़े तो 1947 के बाद ख़त्म हो गए। 1947 के बाद जब राजे रजवाड़े ख़त्म हुए और आम आदमी के पास जब ये आया रत्नों का खजाना, तो अब किसी ने उस वक्त गौर नहीं किया, क्योंकि भारत में रत्न बहुत थे, किसी ने उस पर गौर नहीं किया, आम पब्लिक ने, और सरकार ने उसको कूड़ेदान में डाल दिया। इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि हमें अपने रत्नों को सजो के रखना चाहिए। हमारे जो हीरे हैं, माणिक हैं, पन्ने हैं, और नीलम हैं, पुखराज हैं, ये बहुत महंगे आइटम हैं। हमारे पास ग्लोबल जेम ट्रेड था इसका, इंडिया के पास इन चीज़ों का ग्लोबल जेम ट्रेड था, और वो ग्लोबल जेम ट्रेड ब्रिटिश साम्राज्य के ख़त्म होने के साथ ख़त्म हो गया इंडिया में। कारण क्या था कि भारत सरकार ने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि ये रत्न जो है आम पब्लिक के पास पड़े हैं। कोई इन्वेंट्री नहीं बनाई गई। एक सूची बनाई जानी चाहिए कि किस आदमी के पास कौन सा रत्न है।
लेकिन था क्या, यहाँ पे एक बड़ी गड़बड़ हो गई। भारत के अंदर गड़बड़ ये हो गई कि खान एवं खनिज अधिनियम 1957 में 1957 में आया, खान एवं खनिज अधिनियम। तो उस वक्त तक जो है खनिज की वैज्ञानिक परिभाषा भारत में नहीं थी, क्योंकि भारत ने कोई खनिज की वैज्ञानिक परिभाषा तो बनाई नहीं। लेकिन खान और खनिज देखे कैसे जाएं, इसकी उन्होंने परिभाषा बना दी। और आपको ये बता दूं कि जितने भी रत्न होते हैं, अगर उनमें से 6 जेम आप निकाल दो, मूंगा, मोती, हाथी दांत, अंबर, ओपल और ग्लास, तो सारे रत्न खनिजी होते हैं। तो जब माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 बना, तो उसमें एक काम किया गया कि जिन लोगों के पास जो रत्न हैं, जो पुराने खोदे जा चुके हैं, जो अपने जियोलॉजिकल सोर्स से अलग किए जा चुके हैं, उसका माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट से कोई लेना देना नहीं। मतलब उसकी जिम्मेदारी, उसका प्रोटेक्शन की कोई जिम्मेदारी खान एवं खनिज विभाग की नहीं। पहली बात तो आपने अपनी संपदा को बाइकाट कर दिया। आम पब्लिक क्या जानती है भाई उसके बारे में? आपको ये देखना चाहिए कि नहीं साहब, ये भी हमारी है और इसकी टेस्टिंग मैं दूंगा। लेकिन उन्होंने जो सबसे महंगी चीज थी भारत की, जो सबसे महंगी, इससे ज्यादा महंगी नहीं, एक रूबी जो है, सनराइज रूबी, वो 2 अरब 54 करोड़ रुपए का बिका है अमेरिका में। सॉथबी जेनेवा में 2 अरब 54 करोड़ रुपए बिका है। तो आप एक अंदाजा लाइए, एक रूबी भी अगर किसी के पास है और वो इस कीमत में बिक जाए तो उसकी हैसियत बदल जाएगी। लेकिन भारत सरकार ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। 1957 में खान एवं खनिज विकास एवं संवर्धन अधिनियम बनाया गया, विनिमयन अधिनियम। अच्छा, विदेशी ताकतें इस चीज पर निगाह रख रही थी। उन्होंने क्या किया कि जब ये एक्ट आ गया 1957 वाला, खान एवं खनिज विकास एवं विनिमयन अधिनियम, तब उन्होंने 1 साल के बाद जो है खनिज की वैज्ञानिक परिभाषा को लॉन्च कर दिया। खनिज की वैज्ञानिक परिभाषा क्या है? ये खनिज की वैज्ञानिक परिभाषा देती है अंतर्राष्ट्रीय खनिज संगठन। मतलब अगर आप किसी खनिज को वैज्ञानिक रूप से डिफाइन करोगे तो कैसे डिफाइन करोगे? तो ये आई 1958 में परिभाषा। तो कायदे से इसको 1957 के एक्ट में शामिल करना चाहिए, लेकिन किसी ने शामिल नहीं किया। नतीजा क्या हुआ कि हम विधिक रूप से खनिजों को हम परिभाषित करते थे और आज भी करते हैं। अगला